भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृति क्या मान्य है? उत्तर: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी स्वयं स्वीकृति किसी अपराध में अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। विभागीय कार्रवाई में स्वयं स्वीकृति मान्य है। क्या पुलिस अभिरक्षा में दी गई स्वयं स्वीकृति क्या मान्य है? उत्तर: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में की गई स्वयं स्वीकृति उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं दी गई हो। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी कितनी साबित की जाएगी? उत्तर: धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी अपराध का अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में कोई जानकारी या स्वयं स्वीकृति देता है जिसके परिणाम स्वरूप अपराध का पता चलता है, ऐसी जानकारी में से उतनी ही मान्य है जो अपराध को साबित कर सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा अभियुक्त है उसकी स्वयं स्वीकृति न्यायालय द्वारा मान्य नहीं है। धारा 24 के अनुसार उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा करवाई गई स्वयं स्वीकृति मान्य नहीं होगी। जब न्यायालय के उपरोक्त कारणों से स्वयं स्वीकृति देना प्रतीत होता है तब वे दशाएं जिसमें व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य किया गया है कहाँ तक मान्य है या मृत्युकालीन कथन कब तक मान्य है, मृत्युकालीन घोषणा से आप क्या अभिप्राय है, वे कैसे सिद्ध होती हैं? उत्तर: साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अनुसार मृत्युकालीन कथन वे कथन होते हैं जो कोई व्यक्ति मृत्यु के समय या मृत्युशैया पर अपने मृत्यु के कारणों के संबंध में बयान करता है। मृत्युकालीन घोषणा एक वक्तव्य है जो मरणासन व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारणों पर देता है। मृत्युकालीन घोषणा से पूर्व परिस्थितियाँ: घोषणा करने वाला व्यक्ति मरणासन होना चाहिए। क्लोज 2 मृत्यु के कारण उसकी मृत्यु हुई है और मृत्यु का प्रश्न विचाराधीन हो। मृत्युकालीन घोषणा लिखित, मौखिक, इशारों में या संकेतों में दी सकती है। मृत्युकालीन घोषणा कौन लिख सकता है? कोई मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, जनता का कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी। घोषणा पर जहाँ तक हो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएं एवं जिसकी उपस्थिति में कथन लिखे हैं गवाहों के हस्ताक्षर करवा लिए जाने चाहिए। मृत्युकालीन घोषणा कब साक्ष्य नहीं है? साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के अनुसार मृत्युकालीन घोषणा साक्ष्य तब नहीं होगी यदि घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित है। उक्त धाराओं के अंतर्गत साक्ष्य नहीं होगी। विशेषज्ञों की राय से आप क्या समझते हो और विशेषज्ञों की राय क्या सुसंगत तथ्य हैं? उत्तर: साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार विशेषज्ञों की राय निम्नलिखित विषयों पर विशेष कुशल व्यक्ति की राय सुसंगत तथ्य हैं। ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं जो विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख, अंगुली चिन्हों व इलेक्ट्रॉनिक परिप्रेक्ष्य की राय इत्यादि देने में माहिर हैं, उन्हें विशेषज्ञ कहते हैं। स्वयं स्वीकृति व स्वीकृति में क्या अंतर है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 17 के अनुसार स्वयं स्वीकृति व मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंत्येष्टि कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में इंगित है जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में किया गया है तो उस समय के पश्चात वर्जित है। स्वयं स्वीकृति: भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वयं स्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है। स्टीफन के अनुसार स्वयं स्वीकृति एक स्वीकृति है जो किसी भी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर किसी अपराध का आरोप हो और जो वो स्वीकार करता है तो उसके कथन से यह अनुमान लगाता है कि उसने अपराध किया है तो वो स्वयं स्वीकृति कहलाती हैं। स्वीकृति और स्वयं स्वीकृति में अंतर: स्वीकृति का प्रयोग सामान्यतः सिविल व्यवहारों में किया जाता है जबकि स्वयं स्वीकृति का प्रयोग केवल दंडिक मामलों में किया जाता है। स्वीकृति वाद के पक्षकारों, उसके हित प्रतिनिधियों या अभिकर्ताओं द्वारा की जा सकती हैं
जबकि सह स्वीकृति स्वयं अभियुक्तों द्वारा की जाती हैं। स्वीकृति का कतिपय अपवादों को छोड़कर उसे करने वाले व्यक्ति की ओर से अपने पक्ष में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि सह स्वीकृति का प्रयोग सदा उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ही किया जाता है। स्वीकृति स्वीकृत तथ्यों पर निश्चय सबूत नहीं होती, जबकि सह स्वीकृति यदि वे स्वतंत्र या स्वैच्छिक हैं तो उसे निश्चायक सबूत के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है। स्वीकृति एक व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य नहीं हो सकती, जबकि सह स्वीकृति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित किए जा रहे दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से एक अभियुक्त द्वारा की गई सह स्वीकृति को सह अभियुक्त के विरुद्ध विचार में लिया जा सकता है। सभी स्वीकृतियाँ स्वीकृति नहीं होती हैं, सभी सह स्वीकृतियाँ स्वीकृति नहीं होती हैं, जबकि सह स्वीकृति स्वीकृतियाँ होती हैं। मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य में क्या अंतर है? किसी भी तथ्य को दो प्रकार से साबित किया जाता है, मौखिक साक्ष्य द्वारा और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर किसी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य दिया जाता है तो साक्ष्य अधिनियम धारा 1872 की धारा 59 व 60 में दर्शाया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए किसी दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो धारा 61 से धारा 90 तक प्रावधान है। मौखिक साक्ष्य में साक्ष्य के कथन आते हैं, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज आते हैं। मौखिक साक्ष्य परिवर्तनीय होता है और कम विश्वसनीय, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य परिवर्तनीय नहीं होता है और अधिक विश्वसनीय एवं उत्तम समझा जाता है। मौखिक साक्ष्य किसी व्यक्ति द्वारा कथन पर दी जाती हैं, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। मौखिक साक्ष्य ये जीवित प्रमाण है, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य ये मृत प्रमाण हैं प्राय। प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीय साक्ष्य गौण साक्ष्य में अंतर बताइए। प्राथमिक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत हैं। द्वितीय गौण साक्ष्य धारा 63 के अनुसार अभिप्राय आशय हैं उसके अंतर्गत आते हैं। एतस्मिन् पश्चात अंत्यनिष्ठ उपपदों के अंदर दी गई प्रमाणिक प्रतियां मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे फोटोस्टेट द्वारा की गई जो प्रतिक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियां से तुलना की गई प्रतिलेखों से उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया गया है दस्तावेजों की प्रतिलेख मूल से बनाई गई या तुलना की गई किसी दस्तावेज या अंतर वस्तु या उस वस्तु द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा दिया है वह मौखिक वर्तन। प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्राय हैं स्वयं मूल दस्तावेजी साक्ष्य। द्वितीयक गौण साक्ष्य से अभिप्राय हैं कि मूल दस्तावेज से भिन्न उसकी प्रतियां प्रतिलेखों अथवा उसके संबंध में दिए गए मौखिक वर्तन से भी है। प्राथमिक साक्ष्य इसे सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है, जबकि द्वितीयक गौण साक्ष्य माना जाता है। प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय में प्रथम मतः इसी साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि गौण साक्ष्य तब दी जाती हैं जब मूल दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो। प्राथमिक साक्ष्य